तो चलिए देवी देवताओं, ये भी है एडवांस का सवाल 2020 IIT JEE एडवांस में पूछा हुआ। तो सवाल कुछ ऐसा बोल रहा था कि एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, मतलब 1 मीटर का कोई स्केल है, ठीक है। अपने दोनों इंडेक्स फिंगर को आगे किया और लेफ्ट वन जो इंडेक्स फिंगर है उसको 0 पे रखो और राइट वन को 9 पे। मतलब ऐसा समझो, ऐसा कुछ है कि 1 मीटर स्केल है, मान लो इसका 0 या 100। तो एक जो है लेफ्ट वाला, मान लो ये तुम्हारा लेफ्ट फिंगर है, ये रेड वाला, और ब्लू वाला जो तुम्हारा राइट इंडेक्स फिंगर है, उसको 90 पे रखना है ना। 2 फिंगर को ऐसा रखना है, ऐसा एक फिंगर यहाँ पे, एक फिंगर यहाँ पे। अब इस पे इसको बैलेंस करना है, ऐसा बैलेंस किया। अब क्या है, दोनों फिंगर्स को आगे आगे पुश करना है, दोनों फिंगर्स को, ठीक है, ऐसा कुछ पुश करना है। तो दिया हुआ है व्हेन यू अटेम्प्ट टू मूव बोथ द फिंगर स्लोली टुवर्ड्स द सेंटर। अब सेंटर देखो कहीं पे बीच में होगा, ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, लेकिन सेंटर एग्जैक्टली इनके बीच में नहीं है, सेंटर तो यहाँ होगा, ठीक है। मतलब ये 40 तो ये 50 है ना। तो हमें पता नॉर्मल तो सेम नहीं होता है। अगर एक अभी इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल N1 इधर लग रहा है तो इस पे अभी N2 इधर लगेगा कुछ, तो हमें पता है N2 वाला ज़्यादा लगेगा, मतलब यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगने के भी चांसेस ज़्यादा है। अगर रुका हुआ है तो ऑब्वियसली अगर दोनों का स्टैटिक फ्रिक्शन सेम है तो इधर नॉर्मल N2 जो होगा स्टार्टिंग में वो क्या होगा, ज़्यादा होगा N1 से, है ना। तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, मतलब ये वाला तो रुका रह जाएगा लेकिन ये वाला एंड आगे बढ़ेगा, ये लेफ्ट वाला थोड़ा आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर वो वाला एंड अगर आगे बढ़ रहा है, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे स्टैटिक और काइनेटिक अलग अलग है और इसमें नॉर्मल भी ज़्यादा लग रहा है, तो ये लेफ्ट वाला आगे बढ़ेगा अभी, उंगली तुम्हारा। और कितना, क्या यहाँ पे काइनेटिक लगेगा, म्यू काइनेटिक, क्योंकि आगे बढ़ रहा है, और ये रुका रहेगा तुम्हारा उंगली, तो यहाँ म्यू स्टैटिक लग रहा है इधर। तो कितना, दोनों तब तक ये आगे बढ़ता रहेगा जब तक दोनों बैलेंस, मतलब दोनों सेम ना लगने लगे। तो एक ऐसा कुछ पॉइंट आएगा, मान लो कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जैसे ये स्केल है, ये वही बीच वाला, ये कुछ ऐसा पॉइंट मान लो यहाँ से x दूरी पे आया, ठीक है। ये कुछ सेंटर से x दूरी पे ऐसा पॉइंट आया ताकि ये तुम लेफ्ट वाले इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे ले आए रोल करते करते, और राइट वाला तो यहाँ पे था ही अपने आप 90 पे, यहाँ से 40 पे, है ना, यहाँ पे था ही, ताकि इधर का फ्रिक्शन फोर्स और इधर का फ्रिक्शन फोर्स दोनों सेम हो जाए, दोनों जितना फ्रिक्शन लगा रहे हैं। तो यहाँ का जो फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ का क्या होगा, म्यू काइनेटिक क्योंकि चलता आ रहा था, इनटू वहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा था, कुछ तो मान लेते हैं, इधर N1 N2 नहीं मानते, इधर का कुछ तो मानते, मतलब नॉर्मल है ये N डैश N डबल डैश। यहाँ का मान लो N1 लग रहा है और यहाँ पे N2 लग रहा है, तो यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे रुका हुआ है, स्टैटिक लगेगा इनटू, क्या ये दोनों जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक ये स्लिप करता रहेगा। मान लो इस पोजीशन में बराबर हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दिया हुआ भाई, देखो दोनों अलग अलग दिया था, दिखाया। तो काइनेटिक क्या छोटा कम वाला होगा, तो सोचो काइनेटिक कितना, लाल वाले के कारण काइनेटिक लग रहा होगा आपको 0.31, और नॉर्मल फोर्स कुछ तो N1 लग रहा है, मान लो N1 इक्वल्स टू उधर का स्टैटिक कितना है 0.40, और जो नॉर्मल लग रहा है वहाँ पे कुछ तो N2 लग रहा होगा। अच्छा, दूसरा N1 और N2 में क्या रिलेशन है समझो। क्या हमने ऑलरेडी बचपन में पढ़ा है, टॉर्क जो होगा वो तो बैलेंस होना चाहिए। तो अगर सेंटर ऑफ मास पे तुम बैठ जाओ, यहाँ से N1 लगा रहे हो, यहाँ से N2 लगा रहे हो, तो टॉर्क बताता है, अगर ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 है, तो N1 R1 बराबर N2 R2 होना चाहिए भाई, है ना। तो यहाँ से क्या पता चलता है N1 R1 का रिलेशन, तो N1 R1 पहले वाले में x दूरी पे है और N2 दूसरे वाले में कितनी दूरी पे 40। क्या एक रिलेशन ये निकला, मतलब यहाँ पे N1 या N2 का वैल्यू वहाँ पे पुट कर सकते हो किसी भी x टर्म्स में। तो N2 को N2 ही छोड़ दो, N1 को N1, किसी को तो छोड़ दो, N1 को N1 छोड़ देते हैं। अच्छा, N2 की जगह क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो N2 का इक्वेशन लिख सकते हैं N1x डिवाइडेड बाई 40। तो ये पॉइंट तो हटा, तो नीचे आ गया 100। अच्छा, तो ये 40 और ये 40 ख़त्म हो गया, N1 ख़त्म हो गया, मतलब x जो आया वो कितना है 32 सेंटीमीटर। मतलब पहली बार में ये कितने दूरी पे रुकेगा आके 32 पे रुकेगा। अब ऐसी कुछ कंडीशन है, अब फर्दर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स सेम हो गया,
अब देखो यहाँ पे नॉर्मल धीरे धीरे लगना अब कम हो गया इसके बाद के केस में, है ना। इसके बाद के केस में इस साइड नॉर्मल लगना कम हो गया, तो मतलब इधर वाला फिंगर अब आगे मूव करने लगेगा, राइट साइड वाला। तो बताना है राइट साइड वाला कब तक मूव करेगा, है ना। जहाँ तक मूव करते करते एक सिचुएशन में रुकेगा और फिर इधर वाला मूव करने, तो वही हमें टाइम बताना, मतलब वही बताना है, वही पॉइंट के सेंटर से कितना दूर पे ऐसा कहानी होगी। फिर से कहानी हो रही, देख फिर से कहानी हो रही है, सब कुछ सेम। अब ये 32 पे आके रुक गया था भाई, याद है ना। ये जो रेड वाला उंगली, मतलब लेफ्ट वाला जो उंगली है तुम्हारा, ये 32 डिस्टेंस पे आके रुका। अब ये 40 पे जो था, अब इधर आते आते कोई एक तो ऐसा डिस्टेंस पे आके रुकेगा जहाँ पे ये रेड वाला चलना शुरू हो जाए। अभी तो चल ये रहा है, तो यहाँ पे अब स्टैटिक लगेगा, इधर क्या लगेगा, काइनेटिक। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ तो अलग लगेगा नॉर्मल, और यहाँ पे कुछ अलग लगेगा। मान लेते इधर N1 डैश और ये N2 डैश, ये लग रहा है ना। तो फिर से वही बैलेंस करते हैं, जब तक ये कहानी चलेगी। कब तक होगा, जब दोनों का फ्रिक्शन फिर से बैलेंस करते हैं। मतलब यहाँ का फ्रिक्शन N1 डैश म्यू के और वहाँ का फ्रिक्शन फोर्स N2 डैश म्यू एस, ये बराबर है। उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, अच्छा सॉरी, उल्टा कर दिया भाई, उल्टा कर दिया। ये स्टैटिक और ये काइनेटिक, क्योंकि अभी ये चल रहा है भाई, तो जो चलेगा वहाँ पे काइनेटिक लगेगा। ये तुम्हारा मूव कर रहा है, ये वाला फिंगर जो राइट हैंड साइड वाला है वो मूव कर रहा है इधर वाला, है ना। ये राइट हैंड साइड वाला मूव करके इधर भाग रहा है, तो वहाँ पे काइनेटिक लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक, सॉरी, और यहाँ का स्टैटिक। देखते हैं कितना कितना होगा, सोचो ध्यान से। तो N1 डैश, अच्छा स्टैटिक का कितना फॉर्मूला था, स्टैटिक 4 लग रहा था, 0.4 इक्वल्स टू N2 डैश, ये कितना लग रहा था N2 डैश तुम्हारा, K का कितना है 0.32। फिर से वही रिलेशन N1 R1 इक्वल्स टू, इस बार क्या होगा, N1 डैश R1 बराबर N2 डैश R2 सॉरी। तो N1 डैश कितना होगा, N1 R1, अभी R1 का वैल्यू कितना है, जहाँ पे N1 लग रहा है R1 का वैल्यू तो 32 है, तो ये 32 सॉरी, क्या कोरोना हो गया क्या, हे भगवान। तो ये R2, हमें यही R2 निकालना है कि कितने दूर पे ये स्लिप करना शुरू होगा, ये R2 निकालना है। या R डैश कितना दिया हुआ है, R2 कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू XR, तो अपन मान लेते हैं ये डिस्टेंस XR है, ठीक है। तो R2 का वैल्यू कितना मान लेते हैं XR, यही XR निकालना है हमें, है ना। तो अगर इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे XR के टर्म में, तो N1 का N1 रहने दो हो गया यार, कोरोना हो गया यार, लग रहा है यार। अच्छा, N2 का वैल्यू कितना डालना था, N2 डैश का, यहाँ से इस इक्वेशन का पुट करेंगे, तो N2 डैश को लिख सकते हैं N1 डैश 32 डिवाइडेड बाई N2 डैश, सॉरी क्या कर रहा हूँ, XR का वैल्यू पुट करना है ना। तो एक काम करते हैं, XR का वैल्यू पुट करने से अच्छा N1 का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो N1 डैश का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, N2 डैश XR डिवाइडेड बाई 32, ये कर लेते हैं, इंटू 0.4 इक्वल्स टू N2 डैश इंटू 0.32। अब अगर ध्यान से देखो तो N2 डैश खत्म हो गया, तो यहाँ से XR जो निकला वो निकला 0.32 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 0.4, है ना। तो ये पॉइंट ख़त्म, तो नीचे आएगा 100, ये पॉइंट ख़त्म तो ऊपर आएगा 0, तो 1 0 ख़त्म, मतलब 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 40। देखते हैं कितना आंसर आता है, कैलकुलेटर यूज़ करो यार, या काटना बैठा करना तो कर लो यार। 4 से काटो तो ये 10, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 8 बार में। अब ये 8 2 से 16 6 साथ में रहा है, इनको 25 80 25 बाई 10, मतलब आंसर कुछ तो आएगा 25.6, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप था, है ना। तो आंसर 25.6 देख लेना यार, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मेरा गलत होने का चांस है। इसका आंसर मेरे हिसाब से आ रहा है 25.6।